हेलो नमस्कार दोस्तों, एसएफ क्लास में आपका स्वागत है। आज मेरा फर्स्ट वीडियो है यानी भारत का सामान्य परिचय के बारे में ज्योग्राफी क्लास का पढ़ाने जा रहे हैं। यानी ये चैप्टर का नाम है भारत का सामान्य परिचय। इसी के बारे में हम पढ़ाने आज जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास है। देखिए, अगर आप सबको पसंद आया है तो अपना राय कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से दीजिएगा। चलिए आगे बताते हैं। देखिए, भारत, आपको पता है कि भारत इतिहास में बहुत सब नामों से जाना जाता है। भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। इसे जम्बू द्वीप का भाग होने के कारण जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। यानी इसका भारत नाम भरत नामक एक शासक था जिसके नाम पर भारत नाम पड़ा है। हमारे संविधान में भारत अर्थात इंडिया, यानी संविधान में जो है इसका दो ही नाम है, भारत अर्थात इंडिया। इसको हिंदुस्तान के नाम से भी पुकारा गया है। आर्यावर्त का निवास स्थान होने के कारण इसे आर्य का निवास स्थान होने के कारण इसे आर्यावर्त के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, ये तो इतिहास के बारे में रहा। चलो अब सामान्य परिचय जो है भारत का, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, भारत का यहाँ भारत हम लिख देते हैं। पहले जो भी बात करेंगे हम सिर्फ भारत के ही बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ भारत लिख दिए, भारत। अब शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते जाएंगे। इसका जो भी चीज़ जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा आप नोट्स भी कीजिएगा। और अधिकतर जो होगा क्वेश्चन मेरा यानी मैप के थ्रू ही होगा। आप देखिए, आपको निश्चित रूप से पसंद आएगा। पहले सबसे पहले हमको पता करना चाहिए ये जो भारत पूरा है, ये भारत का क्षेत्रफल कितना होता है। तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये क्षेत्रफल जो है पूरा विश्व में जो जितना क्षेत्रफल है उसका मात्र विश्व के क्षेत्रफल का, यानी विश्व के क्षेत्रफल का मात्र कितना है? 2.4%। विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% ही है भारत का क्षेत्रफल। लेकिन विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? यानी विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.5% है। क्षेत्रफल कितना है? 2.4% मात्र। लेकिन जनसंख्या कितना है? 17.5%। अब देखते हैं आगे। भारत का जो ये विस्तार है यानी उत्तर से लेकर के दक्षिण, आपको पता होगा कि ये ऊपर साइड उत्तर कहा जाता है और नीचे साइड दक्षिण। ये गुजरात साइड, इधर पश्चिम होता है, इधर पूर्व होता है। तो उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? 3214 किलोमीटर। अब उत्तर से दक्षिण की लंबाई जब हमको पता चल गया तो निश्चित रूप से अब हमको पश्चिम से पूर्व की लंबाई देखना है। यानी गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से लद्दाख से लेकर के तमिलनाडु तक हो गया, यानी गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, यानी पश्चिम से पूरब की लंबाई कितना है? 2933 किलोमीटर। ये आपको थोड़ा सा ये याद है और नोट्स आप करते जाइएगा। पूरा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आपका नोट्स भी बहुत छोटा जगह बहुत चीज़ अब आपको हो जाएगा। अब देखिए,
ये उम्मीद करता हूँ ये आप नोट्स कर लिए होंगे, आप नोट्स साथ में करते जाइएगा। भारत का जो तटीय सीमा की लंबाई है, तटीय रेखा की लंबाई यानी तट रेखा जो समुद्र के साथ लगता है, यानी भारत का जो तट रेखा है यानी गुजरात से शुरू हो करके ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ पश्चिम बंगाल तक जो तट रेखा की लंबाई है वह मात्र 6100 किलोमीटर है। लेकिन लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप का तट रेखा कुल मिला करके भारत की यानी तटीय रेखा की जो लंबाई है वो 7516.6 किलोमीटर है। यानी इसमें लिखना होगा लक्षद्वीप समूह तथा अंडमान निकोबार सहित भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। लेकिन यहाँ अगर लिख दिया जाए मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई, तो ये कितना हो जाएगा? 6100 किलोमीटर। ठीक, देखिए अगर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार ये तो भारत का यानी अपना ही हिस्सा है, भारत का ये हिस्सा है, तो इसका तटीय क्षेत्र और इसका तटीय क्षेत्र और भारत की मुख्य भूमि का तटीय क्षेत्र मिला करके कितना है? 7516.6 किलोमीटर। जबकि अगर हम ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को छोड़ के सिर्फ भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 6100 किलोमीटर। अब देखिए स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? यहाँ से जो शुरू होकर के जो स्थलीय भाग जो दूसरे देश के साथ सीमा लगाता है इसकी लंबाई कितनी है? यानी स्थलीय सीमा की लंबाई देखिए, स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई कितने हैं? 15,200 किलोमीटर है। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये फिर से दोहरा, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जबकि विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है, जबकि जनसंख्या जो है 17.5% है। इसके उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है और पश्चिम से लेकर के पूर्व की लंबाई 2900 किलोमीटर है। लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित मुख्य लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित तथा मुख्य भारत की मुख्य भूमि सहित कुल कितनी लंबाई, तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। और मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर। लेकिन स्थलीय सीमा की लंबाई कितने हैं? यानी 15,200 किलोमीटर। इसको हम फिर आगे अब देखते हैं। अब भारत का विस्तार देखते हैं, यानी इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। आपको पता है कि पूरा विश्व को जो बांटा गया अक्षांशीय तथा देशांतर रेखा में विभाजित किया गया है, उसी के तहत भारत का जो विस्तार है यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के यहाँ तक 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तार है। यानी 8 डिग्री 4 मिनट
उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच विस्तार है भारत का। और फिर यहाँ से देखते हैं 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तार है। फिर से आप देख लीजिए, मैप में ही आपको मैप बना करके ही रखना है, इसीलिए तभी याद रहेगा, नहीं तो आप इसमें भूल सकते। यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश वो अक्षांश तक विस्तार है, जबकि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तार है। आप अगर देखा जाए तो इसमें एनसीईआरटी के अनुसार इन दोनों में अंतर जो है 8 से में अगर 37 को घटा देंगे तो लगभग 29 आता है, और किसी किसी बुक में 30 भी दिया है, और 68 में अगर 97 डिग्री घटा देंगे तो लगभग 30 आता है। तो भारत का विस्तार जो है लगभग अक्षांशी तथा देशांतरीय विस्तार जो लगभग 30 डिग्री का है। अब आगे देखते हैं। देखिए, अब देखना है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, उत्तरी बिंदु और पश्चिमी बिंदु क्या है। भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट, जिसका नाम पिग्मिलियन पॉइंट है, यानी दक्षिणतम बिंदु। देखिए, तम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, जिसका दूसरा नाम क्या है? पिग्मिलियन पॉइंट है। यह जो है ग्रेट निकोबार में है। यानी इंदिरा पॉइंट या पिग्मिलियन पॉइंट जो है अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम बिंदु पिग्मिलियन पॉइंट पर, यानी पिग्मिलियन या इंदिरा जो है ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। यानी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या हो गया? यानी इंदिरा पॉइंट। देखिए, मुख्य भूमि का अगर दक्षिणतम बिंदु बोला, अभी हम आपको बता दिए हैं कि मुख्य भूमि यहाँ तक होता है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या नाम है? कोमोर, यानी कन्याकुमारी का एक स्थान है कोमोरीन, जो कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी, ऐसे गलत लिखेंगे, कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु। कहाँ स्थित है? कोमोरीन एक स्थान है जो सबसे दक्षिणतम यानी मुख्य भूमि के दक्षिणतम भाग है, जो कि कन्याकुमारी के तमिलनाडु में स्थित है। ये तो दक्षिण का हो गया। अब देखना है उत्तरी बिंदु कौन सा है? उत्तरी बिंदु, जैसे कि यहाँ इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु था, इंदिरा कौल जो कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। इंदिरा कौल कहाँ स्थित है? लद्दाख में। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, जबकि सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार। आपको यह द्वीप जरूर याद रखना है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आया है कि भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पर स्थित है? तो किस द्वीप पर स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अब देखिए, अब देखना है पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु क्या हो जाएगा?
यानी गुहार मोती, गुहार मोती, गुहार मोती कहाँ स्थित है? गुजरात में। इसको सर क्रीक भी बोला जाता है, सर क्रीक। सर क्रीक एक स्थान यहाँ गुजरात के इस जगह स्थित है, जो कि देखिए गुजरात से सटा हुआ कौन सा देश है? पाकिस्तान। अगर सर क्रीक यहाँ स्थित है तो सर क्रीक अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन किन दो देशों के बीच विवाद है, तो किन दो देशों के बीच विवाद होगा? निश्चित रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सर क्रीक एक भारत का एक सर क्रीक स्थान है, वो किन दो देशों के बीच विवाद है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। अब देखिए, अब पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु की बितु कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। की बितु कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश है। उम्मीद है कि आपको निश्चित रूप से ये याद भी हुआ होगा और समझ में भी आया होगा। अब आपको पता है कि वर्तमान में भारत में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब देखते हैं इसके बारे में आगे। देखिए, भारत का जो मानक समय विस्तार है, भारत का मानक समय, देखिए किसी भी देश का जो है जो समय यानी घड़ी जो दिखाया जाता है तो वहाँ का एक निश्चित मानक समय होता है। इसीलिए भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कहाँ से गुजरता है? उत्तर प्रदेश के नैनी से। उत्तर प्रदेश के नैनी यानी कुछ स्रोतों में इलाहाबाद की नैनी या उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरता है। ये जो है भारत के मुख्य रूप से 5 राज्य से होकर के गुजरता है। ये देखिए, आप इसको थोड़ा सा मैप के थ्रू, यानी इलाहाबाद के नैनी होते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होते हुए गुजरता है। ये जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर के गुजरता है। यानी मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? कितना है मानक समय रेखा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। देखिए, हम आपको पहले बता दिए कि पृथ्वी जो है, ये जो पृथ्वी का जो है विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। इसी तरह ये जो इन सबको जो इस तरह जो गुजरता है इसको अक्षांश बोलते हैं, जबकि इस साइड से जो यानी ध्रुव से लेकर के यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जो गुजरता है इसको देशांतर रेखा बोला जाता है। तो वही जो है भारत का जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आपको जो है ये पूर्वी देशांतर अवश्य ही याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा भारत का मानक समय रेखा गुजरता है तो वहाँ दे देगा 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 82.5 डिग्री दक्षिणी देशांतर। और आप अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो आप गलत याद रहते हुए भी आप गलत टिक मार के आइएगा। इसीलिए जो है भारत का मानक समय रेखा आपको डायरेक्ट याद 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्य से होकर के गुजरता है? 5 राज्य से। कौन कौन? सबसे पहले 5 राज्य। ये कौन कौन सा राज्य हो जाएगा? पहले उत्तर प्रदेश यानी यूपी हो गया, एमपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। अब देखिए, ये आपको मानक समय हो गया। हम आपको बताए हैं कि कर्क रेखा जो है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, जो कि एक उत्तरी कर्क रेखा के ऊपर जो है ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? कर्क रेखा है। कर्क रेखा के ऊपर जो है उत्तरी भारत है, जबकि कर्क रेखा के नीचे जो है दक्षिणी भारत है। तो बहुत बार क्वेश्चन आया है कि
कर्क रेखा जो है भारत का कौन कौन से राज्य से होकर के गुजरता है, या कभी कभी क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है, या कभी क्वेश्चन दे देता है कर्क रेखा पर जौन सा राज्य है उसको पूरब से पश्चिम सजाइए या पश्चिम से पूरब सजाइए। इसीलिए आप अगर मैप के थ्रू याद रखते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए कौन कौन सा राज्य से गुजर, देखिए कर्क रेखा ये आपको पता है ये गुजरात है, ठीक। अब देखिए कर्क रेखा सबसे पहले गुजरात से गुजरता है, उसके बाद राजस्थान, यहाँ देखिए राजस्थान से थोड़ा सा गुजरता है, और बीच में जो है ये एमपी है, मध्य प्रदेश से गुजर गया। उसके बाद देखिए यहाँ छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से गुजरा है। उसके बाद झारखंड से गुजरा है। उसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल से होकर के गुजरता है। उसके बाद देखिए बीच में बांग्लादेश आया था, लेकिन उसके बाद जो है यहाँ त्रिपुरा और मिजोरम से होकर, कुल मिलाकर के जो है कर्क रेखा भारत से 8 राज्य से होकर गुजरता है। कौन हो गया? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब देखिए, अब बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि कर्क रेखा और भारत का जो मानक समय रेखा है एक दूसरे को किस राज्य में काटता है। तो देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है इन दोनों को किस राज्य में काट रहा है, तो छत्तीसगढ़ में। तो आप उसको याद रख लीजिएगा, कर्क रेखा और भारत का मानक समय एक दूसरे को किस राज्य में काटता है? छत्तीसगढ़ में काटता है। चल अब देख लेते हैं भारत का सबसे बड़ा राज्य, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो गया? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वह राजस्थान है। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र आ जाता है। तबकि जनसंख्या के दृष्टि से जो है, यानी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपको पता होगा निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश है। उसके बाद महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर बिहार आता है। आप थोड़ा फास्ट नोट बनाते रहिएगा, नोट्स। अब देखिए, अब आगे देखिए, अब सबसे छोटा राज्य अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो गोवा है, जबकि जनसंख्या के हिसाब से अगर सबसे छोटा राज्य देखा जाए तो सिक्किम है। अगर केंद्र शासित प्रदेश का देखा जाए तो सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वह लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है, भारत के पश्चिम में पड़ता है। जबकि जनसंख्या भी अगर केंद्र शासित प्रदेश में बोल दिया जाए, यानी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो किस में आ जाएगा? लक्षद्वीप में आ जाएगा। और सबसे अधिक अगर बोला जाए किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या है, तो दिल्ली जो है यहाँ पड़ता है, इस जगह, यानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर दिल्ली पड़ता है। छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। अब देखिए, अब जो हमको पढ़ना है कि तटीय सीमा हम आपको बता दिए हैं पहले ही कि भारत का कितना है। देखिए, अगर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और भारत की मुख्य भूमि सहित अगर देखा जाए तो कितना था? 7516.6 किलोमीटर, जो कि आपको नोट करवा दिए। अब देखिए, आखिर ये जो तटीय यानी मुख्य भूमि का जो तटीय सीमा है आखिर कितने राज्य से होकर के गुजरता है, आप देख सकते हैं। जैसे देखिए, ये जो तटीय सीमा है, देखिए गुजरात लग रहा है, गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, देखिए यहाँ महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल, ठीक। उसके बाद देखिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये कुल मिलाकर के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, यानी तटीय सीमा जो है कुल मिलाकर के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9
9 राज्य हो गया। अब केंद्र शासित प्रदेश देख लीजिए। केंद्र शासित प्रदेश एक तो हो गया आपका लक्षद्वीप और दूसरा अंडमान निकोबार। एक है यहाँ गुजरात और यहाँ, इन दोनों द्वीप के बीच में स्थित है ना, यहाँ है, ठीक है। यहाँ जो है दादर नागर हवेली तथा दमन एवं दीव, दमन दीव यहाँ स्थित है, दादर नागर हवेली यहाँ। पहले दादर नागर हवेली और दमन एवं दीव 2 केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि 26 जनवरी 2020 को मिला करके एक बना दिया है। यानी अभी वर्तमान में दादर नागर हवेली दमन एवं दीव जो है एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, इसीलिए दादर नागर हवेली दमन एवं दीव एक सीमा बनाती हैं। और दूसरा आपका हो गया यहाँ पुदुचेरी। पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 3 राज्य में पड़ता है। 3 राज्य में कौन कौन में पड़ता है? एक तमिलनाडु में पड़ता है, तो थोड़ा सा भाग आंध्र प्रदेश में है, और थोड़ा सा भाग कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। और अब देखिए, आपको तो ये बता दिए हम कि 9 राज्य हैं जो कि तटीय सीमा बनाती हैं। अब देखते हैं कि कितना राज्य हैं जो कि तटीय सीमा नहीं बनाती हैं। तो 9 राज्य, जब 28 राज्य कुल मिलाकर के हैं और 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, तो कितना राज्य होगा जो कि कोई यानी तटीय सीमा नहीं बनाएगा? तो 19 राज्य, निश्चित रूप से 19 राज्य है। अब देखिए, अब पूछता है कि कौन कौन सा ऐसा राज्य, कितना ऐसा राज्य है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं। किसी भी देश के यानी दूसरे देश के साथ जो सीमा बनाती हैं उसी को क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। जैसे कि आपको गुजरात दिख रहा है कि पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं। राजस्थान जो है वह पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है। पंजाब जो है पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा। लद्दाख पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान और चीन के साथ भी सीमा बनाते हैं। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। जो अभी हम बताए थे, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितने हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई जो आपको लिखवा चुके हैं, यानी 15,200 किलोमीटर है। वही जो है कौन कौन सा राज्य है जो कि उसका सीमा बनाते हैं। अब देखिए, 5 राज्य ऐसा है जो कि किसी भी यानी अन्य देश के साथ, यानी किसी भी दूसरे देश के साथ सीमा नहीं बनाती हैं। जैसे इसमें आ जाता है 1 नंबर पे हरियाणा, दूसरे स्थान पर आ जाएगा MP, तीसरे स्थान पर आ जाएगा छत्तीसगढ़ आपका, और चौथे स्थान पर आ जाएगा यानी झारखंड, और 5वां स्थान पर आ जाएगा, देखिए ये कौन सा राज्य है? ये तेलंगाना, यानी तेलंगाना। 5 राज्य ऐसा है, तेलंगाना जो है 5 राज्य ही ऐसा है जो कि यानी स्थलीय सीमा यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते। अब देखिए, 19 राज्य बचा था जो कि तटीय सीमा नहीं बनाते। उसमें 5 राज्य जो है क्या है, वो कोई किसी भी देश यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते। अब 5 राज्य इसमें माइनस कर दीजिए तो कितना राज्य बचा है? 14 राज्य, यानी 14 राज्य ऐसा है जो कि वो क्या है, स्थलीय सीमा बनाते। अब देखिए, यहाँ 14 राज्य तो हम बता दिए, इसमें 9 राज्य हम माइनस कर दिए। कौन सा 9 राज्य? जो कि वो तटीय सीमा बना रहा था। लेकिन इसमें देखिए, गुजरात को आप ध्यान से देखिए, गुजरात जो है ये स्थलीय सीमा यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तटीय सीमा दोनों बनाती हैं। तो गुजरात एक ऐसा राज्य है जो कि स्थलीय सीमा और तटीय सीमा दोनों बनाती हैं। तो तटीय सीमा यानी स्थलीय सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं, तो इसमें प्लस करना होगा। और यहाँ देखिए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है यह तटीय सीमा भी बनाती है और स्थलीय यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में इसको भी जोड़ना होगा। यानी 16 राज्य ऐसा है जो कि वह क्या करता है, यानी किसी अन्य देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ये भी बहुत बार पूछ दिया गया है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो यानी कितना ऐसा राज्य है जो कि वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती। तो 16 राज्य हो गया। अब केंद्र शासित के प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। 2 ऐसा केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि ना तो वह तटीय सीमा बनाती है ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। देखिए, एक है चंडीगढ़, यानी हरियाणा और पंजाब का जो है राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि यह बीच में पड़ता है। देखिए कि न तो यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है ना ही तटीय सीमा बनाती है। और दिल्ली,
ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है ना ही तटीय सीमा बनाती है। तो दो हम पहले बता चुके हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश था, 4 जो था वह 4 जो है उसमें क्या कर रहा था, तटीय सीमा बना रहा था, तो 4 राज्य बच गया। और अब देखिए 2 राज्य ऐसा है जो कि वह ना तो तटीय सीमा बनाते ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते, तो 2 माइनस कर दीजिए इसमें। अब 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जो कि वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते, वह कौन कौन सा हो जाएगा, एक जम्मू कश्मीर हो जाएगा और दूसरा लद्दाख हो जाएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। उम्मीद करता हूँ ये आपको जो बताए हैं इसमें आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, अब मैं जो है हमको बताना, ये जो आपको मैप बनाए हैं हम, यानी कौन कौन सा ऐसा देश है जो हम सबका यानी पड़ोसी देश हैं जो सीमा बनाती हैं। चलिए देखते हैं इन सबसे, और उन सबका सीमा रेखा के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं हमारा जो पड़ोसी देश हैं जिसके साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं बनता है, उन सब देश के बारे में देख लेते हैं। जैसे देखिए सबसे 1 नंबर पे आता है पाकिस्तान, जो हमसे हरदम यानी हर समय एकदम लड़ाई यानी सीमा पर विवाद होते रहता है। अब देखिए पाकिस्तान आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मैप आपका है ये पाकिस्तान है। वर्तमान में जो है पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीमा रेखा है इसका नाम जो है क्या रखा है, रेड क्लिफ रेखा, यानी भारत प्लस पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा। इसका निर्धारण जो है 1947 में किया गया था। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, ये जो आपको यानी सीमा दिखाई देता है इसका नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा। देखिए पहले जो है अफगानिस्तान के साथ भारत का सीमा बनता था, कब, जब पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था। लेकिन ये जो हम अभी कश्मीर देख रहे हैं ये इतना सा क्षेत्र जो है, इतना सा, यानी इसको अस्काई यानी पाक अधिकृत POK बोला जाता है, POK पाक अधिकृत कश्मीर, यानी इसमें ये जो बोलता है पाकिस्तान बोलता है ये क्षेत्र जो है मेरा है, और इस पर पाकिस्तान का वर्तमान में कब्जा भी है। और ये क्षेत्र जो है अस्काई चीन है, यानी ये जम्मू कश्मीर का 10% है और यह जो कुल जम्मू कश्मीर का 30% है। मतलब हम जितना जम्मू कश्मीर हम अभी जो अपने पास देखते हैं उसका मात्र हम 60% ही मेरे पास है, 40% जो है दूसरे के पास, जिसमें 30% जो है पाकिस्तान के पास है और 10% चीन के पास है। इसका अस्काई चीन के नाम से जानते हैं और इसको POK के नाम से जानते हैं। तो पहले जो है भारत और अफगानिस्तान के साथ सीमा लगता था, वर्तमान में जो है यानी अफगानिस्तान और भारत के साथ सीमा नहीं लगते, क्योंकि POK क्षेत्र जो है ये पाकिस्तान के साथ चला गया। तो अफगानिस्तान और वर्तमान में जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनते हैं, ना कि भारत के साथ। लेकिन पहले जो था भारत और पाकिस्तान यानी अफगानिस्तान, भारत प्लस अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा का नाम था वह डूरंड रेखा था, डूरंड रेखा। इसका निर्धारण जो है 1893 ईस्वी में ही किया गया था, जबकि हमारा देश जो है विभाजन 1947 में हुआ था। और ये भाग जो है डूरंड रेखा जो है ये किस में चला गया, यानी POK क्षेत्र में चला गया, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। अब देखिए चीन के साथ भारत का सीमा लगता है, लेकिन ये देखिए अगर हम पाकिस्तान के साथ देखते हैं तो 3343 किलोमीटर सीमा लगता है। ये आपको याद नहीं रखना है। देखिए पहले जो है ये तिब्बत, भारत का जो सीमा है अधिकतर तिब्बत के साथ लगता था, लेकिन 1959 में जो है चीन द्वारा पाकिस्तान यानी तिब्बत को कब्जा कर लिया गया, जिसके साथ अब जो है तिब्बत का अस्तित्व ही खत्म हो गया। तिब्बत का जो भी यहाँ उसका शासक था वो भाग के, यानी यहाँ उत्तराखंड में दलाई लामा नामक एक शासक था जो कि आकर के यहाँ रहता है। अभी वर्तमान में भी दलाई लामा उत्तराखंड में ही रहता है। और तिब्बत पर किसका अधिकार हो गया, चाइना का हो गया, कि जिसके पास अब ये जो है
यानी लद्दाख से लेकर के यानी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और फिर अरुणाचल प्रदेश, इधर अब सीमा जो है चीन का लगने लगा। तो भारत और चीन, भारत चीन के साथ जो सीमा लगता है उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण जो है 1914 ईस्वी में किया गया था। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1914 ईस्वी में। भारत और चीन के साथ जो सीमा रेखा है वह है 3488 किलोमीटर। इसको आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको ये याद रखना है भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है वह कौन सा सीमा रेखा है? मैकमोहन रेखा, जिसका निर्धारण कब किया गया था? 1914 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के साथ कौन सा सीमा रेखा है? हम बोलते हैं आप यहाँ कौन है? रेड क्लिफ रेखा। अब आप बोलिएगा कि पाकिस्तान के साथ भी रेड क्लिफ रेखा है और बांग्लादेश के भी साथ यानी रेड क्लिफ रेखा है। देखिए जब 1947 में देश विभाजित हुआ था तो ये पाकिस्तान और ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। इसको इंदिरा गांधी शासन काल में 1971 यानी 1971 में जो है यानी पाकिस्तान से आज़ाद करके बांग्लादेश बनवा दिया। इस जिसके कारण जो बांग्लादेश के वही साथ जो सीमा रेखा है वह उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा, और इसको 0 डिग्री रेखा के नाम से भी जानता है। और पूरब की ओर म्यांमार है। म्यांमार का तो प्राकृतिक सीमा बनते हैं यहाँ पर यानी पहाड़ यानी हिमालय का ही पर्वत विस्तारित है, जिसके कारण यह सीमा पटकई बूम पर्वत है जो कि सीमा निर्धारित कर देता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए ये आप नोट्स कर लिए होंगे, इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए आगे, अब जो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि भारत का सीमा जो है सबसे ज़्यादा किस देश के साथ लगते हैं, उसके बाद किस देश के साथ लगते हैं, उसके बाद किस। देखिए हम जो आपको आंकड़ा बता रहे थे यानी अफगानिस्तान, ओह यहाँ भूटान भी है। जैसे देखिए सबसे अधिक जो सीमा लगता है वो बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ कितना लगता है? 4096.6 किलोमीटर। ठीक, ये आपको याद रखना है कि बांग्लादेश, सिर्फ बांग्लादेश का ही आपको याद रखना है। बांग्लादेश के साथ सीमा कितने लगते हैं? 4096.6 किलोमीटर। उसके बाद चीन के साथ लगता है, चीन के साथ कितना लगता है? 3488 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा 3323 किलोमीटर है। उसके बाद आपका आ जाएगा नेपाल, नेपाल के साथ है 1751 किलोमीटर। उसके बाद म्यांमार, म्यांमार के साथ है 1669 किलोमीटर शायद इतना। उसके बाद भूटान आता है, भूटान के साथ जो है 699 किलोमीटर है। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ जो है 106 किलोमीटर। देखिए अफगानिस्तान के साथ भारत का सीमा लगता था, वर्तमान में नहीं लगता है। अब देखिए आगे देखते हैं। देखिए राज्य का आपको राजधानी सब याद कर लेना है। अब और थोड़ा सा 5-6 मिनट बचा है, आप 5-6 मिनट देख लीजिए, उसके बाद ये क्लास खत्म हो जाएगा। देखिए भारत का जो प्रादेशिक जल सीमा है, प्रादेशिक जल सीमा यानी तटीय सीमा जो होता है जैसे कि भारत का, उसके बाद जो है यहाँ क्षेत्र जो है इतना बड़ा क्षेत्र, ये 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील यानी ये प्रादेशिक सीमा। इसको क्या कौन सा सीमा बोला जाता है? ये सभी के साथ यानी प्रादेशिक सीमा। इसको क्या बोलना? सिक सीमा। प्रादेशिक अगर पूछ दिया भारत का प्रादेशिक सीमा कितना होता है तो 12 समुद्री मील। अब देख संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र कितना किलोमीटर होता है? ये समुद्र के साथ ही होता है। संलग्न क्षेत्र 24 समुद्री मील होता है, समुद्री मील। तो एक क्वेश्चन और आता है कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितना होता है? ये समुद्र के साथ ही सीमा ये सब होता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितना? 200 समुद्री मील, समुद्री मील।
उम्मीद करता हूँ कि आपको जो चीज़ समझना चाह रहे थे आप समझ लिए होंगे। अब अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा। आज फर्स्ट क्लास है, आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय निश्चित रूप से दीजिएगा। अब हम समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं अगले क्लास में।